नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहनी है और बात यह है कि क्या कभी आपने सोचा कि महात्मा गांधी जी रेल के थर्ड क्लास के डिब्बे में क्यों चलते थे? सबसे महानतम नेता इस देश का जिसने अंग्रेजों को झुका दिया, वो थर्ड क्लास के डब्बे में क्यों चलता था? उस कंपार्टमेंट में क्यों चलते थे? क्या उनके पास, गांधी जी के पास तब सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में सफर करने के पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे? और एक और तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर देखिए, आज के नेताजी की तस्वीर देखिए, देश के मोदी जी की। अब मोदी जी ने अपने हवाई सफर के लिए 2 नए जहाज खरीदे, 2 न्यू एयरक्राफ्ट्स। और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ये दुनिया के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट्स में एक थे, बोइंग के B777, एक की कीमत 4200 करोड़, यानी 2 जहाज़ों की कीमत 8400 करोड़ रुपए। यानी सौदा आप कह सकते हैं 8 से 10 हज़ार करोड़ का था। सवाल यह है कि मार्केट में और भी किफ़ायती जहाज़ VIP ट्रैवल के लिए मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन मोदी जी ने सबसे महंगे जहाज़ खरीदना पसंद किए, आपके और हमारे पैसे से। दरअसल गांधी जी की सादगी हो या मोदी जी की शान और शौकत, इसके पीछे एक मानसिकता, एक सोच है। और इसी सोच के चलते आज की जो खबर है वो ये है कि इसी सोच के चलते मोदी जी ने या मोदी सरकार ने या मोदी जी के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, संसदीय मंत्रालय ने, सरकार के सांसदों के, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, उनकी तनख्वाह, उनके भत्ते 24% बढ़ा दिए। 24% इंक्रीज इन द सैलरी पर्क्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो संसदीय कार्य मंत्रालय है सरकार का, उसका तर्क है कि भाई 2 वजह से ये हमने भत्ते और जो तनख्वाहें हैं बढ़ा दी। वो कारण क्या है? एक तो देश में महंगाई बढ़ी है। जी हाँ, सांसदों के लिए महंगाई है, नेताओं के लिए महंगाई, हमारे आपके लिए नहीं। एक तो महंगाई बढ़ी है और दूसरा वो बेहतर सुविधा देना चाहते हैं सांसदों को, नेताओं को। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस वक्त देश मंदी के चपेट में आ रहा है, जिस वक्त देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है, 10 साल में 2014 से 24 के बीच में लगभग हर ग्रोसरी आइटम बढ़ा है, 4 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है। चाहे वो दूध हो, दाल हो, आटा हो, यहाँ तक कि सब्जियाँ हो, तेल हो खाने वाला। और जिस दौर में पिछले 5 सालों में इस देश में 3.5 करोड़ लोगों के हाथ से रोजगार चला गया, नौकरी चली गई 3.5 करोड़ लोगों की पिछले 5 वर्षों में, नहीं मिली नहीं। कारखाने बंद हो रहे हैं और 80 करोड़ से ज़्यादा लगभग 60% हमारी जनता देश की फ्री राशन पर जी रहे हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं, फ्री राशन अगर ना मिले तो जी ना पाए। ऐसी स्थिति में क्या मोदी सरकार को, इस सरकार को क्या सांसदों की सैलरी 24% बढ़ानी चाहिए थी? क्या भत्ते बढ़ाने चाहिए थे? क्या एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, हमारे और आपकी कीमत पर ये ऐश कराना चाहिए था सांसदों को ऐसे दौर में? अब जो महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं या रुपए की कीमत ऊपर नीचे जा रही है, हमारा और आपका बजट ख़राब हो रहा है, उस पर तो मैं आऊँगा ही, उस पर तो मैं खुलासा करूँगा ही। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है कि जो सांसद करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हो, उनकी सैलरी बढ़ाने की आपको ज़रूरत क्या थी? क्या ज़रूरत थी? और अगर आप आज का आदेश देखें, सरकार का आपका आदेश देखें, तो जो सैलरी है, हालांकि सैलरी बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत से पर्क्स हैं, जैसे सैलरी 1 लाख से 1,24,000 कर दी, कंस्टिट्यूंसी अलाउंस 70,000 से 87,000 कर दिया, दफ्तर का खर्च 40,000 से 50,000 कर दिया, स्टेशनरी 20,000 से 25,000 खर्च कर दी, डी अलाउंस 2,000 से 2,500 डेली का कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फर्नीचर है और तमाम है, वो 80,000 से 1 लाख कर दिया। लंबी लिस्ट है। और अगर मैं बाकी की सुविधाओं की बात करूं तो जो MP हैं, सांसद हैं, आलीशान फ्लैट में रहते हैं, करोड़ों रुपए के बंगलों में रहते हैं, शानदार बंगलों में रहते हैं, मुफ्त हवाई सफ़र है, मुफ्त रेल सफ़र है। और अगर अब हवाई सफ़र की बात करें तो इकोनॉमी क्लास नहीं,
जो हवाई सफ़र इकोनॉमी क्लास में करने में कमर टूट जाती है, सांसदों को बिजनेस क्लास के 34 टिकट फ्री हैं, 34 टिकट फ्री हैं। और आप कह सकते हैं कि सिर्फ सांसद ही नहीं, वो अपने साथ एक कंपेनियन भी ले जा सकता है। बिजनेस क्लास, आप सोच लीजिए, बाहर के देशों में सांसद अपने पैसे से चलते हैं, कई ऐसे देश हैं। बिजनेस क्लास छोड़ दीजिए। और एक चीज़ और कि ये जो बिजनेस क्लास है, इसका मैं मतलब समझाना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए मैं एक सांसद हूँ और मेरी कंस्टिट्यूंसी मुंबई है, तो मैं दिल्ली से मुंबई 2 आदमियों के साथ, वो चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे वो मेरा कोई एड हो, हेल्पर हो, 2 लोगों को बिजनेस क्लास टिकट मिलेंगी साल में 34 बार, 34 टाइम्स। यानी जो 9,000 रुपये का इकोनॉमी क्लास का टिकट है, मेरे लिए वो टिकट 28,000 30,000 का बिजनेस क्लास का टिकट होता है दोस्तों। मैं उस पर सफ़र करूंगा और एक साथ में अपना चंगू मंगू भी ले जा सकूंगा। अगर आप खर्चा देखिए, साल भर का मेरा खर्चा देखिए, मान लीजिए मैं सांसद हूँ, दिल्ली मुंबई 2 आदमियों के साथ, ये खर्चा तकरीबन 20 लाख रुपए आता है साल का। एग्जैक्टली 19 लाख के आसपास है, सिर्फ हवाई जहाज़। दोस्तों, ये राजशाही नहीं है, ये हमारी आपकी चुनी हुई सरकार है, राजशाही नहीं है। और इसीलिए मैं सवाल जो मेरा है वो बड़ा बुनियादी है कि क्या सरकार को ऐसे दौर में खर्चों को कम करना चाहिए, जो गांधी जी करते थे, खर्चों को कम करना, एक्सपेंसेस को कम करना, या खर्चों को बढ़ा देना चाहिए एक ऐसे वक्त पे जब देश में सबसे ज़्यादा कर्जा है, देश के ऊपर, हमारे आपके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज है, करीबन 170 लाख करोड़ रुपया, 170 लाख करोड़ का डेट है, नेशनल डेट, देश पर कर्जा है। ऐसे वक्त पे क्या इस तरह के खर्चे बढ़ाने चाहिए? जिस वक्त आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, जिस वक्त हमारे इंपोर्ट आयात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया टूट रहा है, आयात बढ़ रहे हैं, तकरीबन इंपोर्ट्स जो हैं 677 बिलियन डॉलर के रहे 2024-2025 में। एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो निर्यात है, जहां से आमदनी होती है मुल्क की, वो घट रहे हैं मोदी जी के दौर में, 440 बिलियन है। यानी एक्सपोर्ट्स 440 बिलियन, इंपोर्ट 677 बिलियन। व्यापार का घाटा देश के लिए 237 बिलियन डॉलर। अगर मैं इसे रुपए में करता हूं कन्वर्ट, तो हर साल जो घाटा है व्यापार में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो डेफिसिट है, तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए का, 20 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान है। एग्जैक्टली कहूं तो 19.70 लाख करोड़ रुपए ये कीमत हम चुका रहे हैं हर साल। अब दोस्तों, जो बुनियादी सवाल है, जो बड़ा सवाल है, वो यही है जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो नेता, जो उम्मीदवार करोड़ों रुपए अपने चुनाव में खर्च कर देता हो, उसको क्या ज़रूरत है इस सैलरी की, आप ये बताइए। और अगर सैलरी मिल भी रही है, भत्ते मिल भी रहे हैं, बंगला और हवाई जहाज़ का बिजनेस क्लास का सफ़र सब कुछ फ्री है, AC 1 के टिकट फ्री हैं अनलिमिटेड रेल में, अगर ये सारी सुविधाएं हैं, उसको बढ़ाने की 24% बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी इस मुश्किल दौर में, जब हमारा और आपके घर का बजट बिगड़ रहा है? क्या ये देश की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है? क्या ये एक नैतिक अपराध है? और ऐसे वक्त पे जब ब्रिटेन में भी मंदी है, जो भारत में, ब्रिटेन ने भी आज सैलरी बढ़ाई। मैं देख रहा था 2.8% का इजाफा किया है, सिर्फ 2.8%। हमारे यहाँ 24%, वहाँ पर 2%, 2.8%। क्या वाकई जनता को ताक पर रखकर इस तरह की अय्याशी कराई जा रही जनता के पैसे से, चुने हुए सांसदों को? और सबसे बड़ी बात, ये जो पैसे वाले सांसद हैं, जो करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लुटा देते हैं, इसमें से कितने सांसद हैं संसद में जो अपनी तनख्वाह, भले वो 4-5 लाख रुपए ही मिल रहा हो, सारे पर्क्स मिला के 4-5 लाख रुपए अपनी जेब से जो पैसा उनको मिल रहा है, वो गरीबों में कितने लोग हैं जो बांट देते हैं? कितने लोग हैं? एक आध लोग, उसका मैं जिक्र आगे करूंगा। सवाल लेकिन मेरा आपसे कि क्या सांसदों को, जो पैसे वाले हैं और ज़्यादातर पैसे वाले हैं 99%, क्या इनको ये जो पर्क्स हैं, ये जो भत्ते हैं, ये जो सैलरी है, ये अपनी कंस्टिट्यूंसी के गरीब लोगों को बांटना चाहिए? ज़रूर जवाब ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है आपसे, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये जो सवाल मैंने पूछा है कि क्या सांसदों को अपनी सैलरी, अपने भत्ते बांट देने चाहिए ज़रूरतमंद लोगों को,
क्योंकि पैसा तो हमारा ही आपका है जो उनको दिया जा रहा है। तो ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज इस पूरे मामले में मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया जो इसी पर रिसर्च कर रहे हैं, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, सारे आंकड़े उनके पास हैं, बाज़ार को समझते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं, सियासत समझते हैं। मैं उनका भी व्यू लेना चाहता हूँ और आप उनको भी सुने, एक एक्सपर्ट को भी सुने। प्रोफेसर अखिल स्वामी। प्रोफेसर साहब बरसों बरस से यूनिवर्सिटीज़ में अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, राजनीति भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं। एक बार उनको भी सुनिए, आप खुद तय करिए कि क्या ये जिस तरह से सैलरी बढ़ाई गई आज के दौर में, ये हमारे और आपके साथ वाकई मजाक है। प्रोफेसर साहब, सवाल जो मेरा है वो ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मंदी की मार घेरती जा रही है आम आदमी को, आम आदमी की कमर टूट रही है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं मुफ्त राशन पर जी रहे हैं इस देश में। मैं शेयर बाजार किस तरह से डूबा उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मोदी सरकार ने जो ये सैलरीज बढ़ाई हैं, पर्क्स बढ़ाई हैं, सुविधाएं बढ़ा दी हैं, इसमें सरकार का ये कहना है, जो आज आदेश हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से, संसदीय मंत्रालय से, इसमें कहा गया है कि साहब ये इस वजह से हमने 24% ये हाइक दे दी सांसदों को, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन, जो इनकम टैक्स का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या सरकार ने मान लिया है कि महंगाई कमर तोड़ बढ़ रही है? नहीं दीपक जी, पार्लियामेंट के अंदर तो ये कहेंगे जब ये बात उठाई जाएगी कि भाई अगर इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है कि आपको 24% एमपीज की सैलरी बढ़ानी होती है, तो हर साल जो एमएसपी बढ़ती है किसानों की वो केवल 4-5% क्यों बढ़ती है, जबकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है 5 से 6% का है और किसानों का जो एमएसपी बढ़ती है वो 3-4% बढ़ती है। तो इसका मतलब किसान हर साल गरीब होता चला जा रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लोग करते हैं उनकी तनख्वाह जो है वो 6% से ज्यादा नहीं बढ़ती और 6% का इन्फ्लेशन है, इसका मतलब उनकी भी तनख्वाह कम होती चली जा रही। सरकारी नौकरी आपको देनी नहीं, जो लोग सरकारी नौकरी में 2004 के बाद आए उनको पेंशन आपको देनी नहीं। इसका मतलब यह है कि आप जो है दो तरह की आपकी नीतियां हैं। एक नीति यह है जो पूंजीपति हैं उनको कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की आवश्यकता है, उनके ऋण माफ करने की आवश्यकता है। जो बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो 500-500 1-1 हजार करोड़ के मालिक हैं उनके भत्ते बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आदी हैं सुविधाओं के। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग जो है वो तो उसे आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स जो अभी आया है लेटेस्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स में आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान और भूटान हमसे आगे होंगे? पाकिस्तान हमसे आगे है। और जो हम यहाँ गोदी मीडिया में सुनते हैं कि साहब पाकिस्तान में 400 रुपए का टमाटर हो गया, 600 रुपए का टमाटर हो गया, अगर ऐसा है तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे क्यों है? हमारे देश के अंदर मैल्यूट्रिशन क्यों हो रहा है? हमारे देश के अंदर हर पेपर लीक क्यों हो रहा है? हमारे देश के अंदर गरीब बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? मध्यम वर्ग को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? तो इसका मतलब यह है कि आपकी नीति जो है दो मुही है, एक है जो अमीर लोगों के लिए है, एक है जो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है। और इसके अंदर भेद इतना बड़ा, पार्लियामेंट में कल प्रश्न उठवा दीजिए आप पूछिए कि क्या महंगाई बढ़ रही है, तो कि किसानों की एमएसपी 6% हर साल नहीं बढ़नी चाहिए, वो कहेंगे नहीं नहीं कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, कोई समस्या नहीं है। तो ये कंट्रडिक्शन होगा तो देश देखेगा। जी प्रोफेसर साहब, आप तो इकोनॉमी पर, बजट पर बड़ी निगाह रखते हैं, बजट आपका सब्जेक्ट रहा है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, एक आम आदमी की तरह मेरा सवाल है, जिज्ञासा है। मैं देख रहा हूं कि कोई भी सांसद, मोदी सरकार ने जो फैसला किया है कि साहब 34 बिजनेस क्लास के टिकट हैं, मतलब मैं अगर दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़ता हूं तो इकोनॉमी क्लास में चलूंगा साहब, 8-9 हजार रुपए का टिकट है, लेकिन बिजनेस क्लास तो मैं कभी हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे लगता है बिजनेस क्लास में आप भी नहीं चलते होंगे। बिजनेस क्लास का टिकट 4 गुना ज्यादा होता है। अगर टिकट 10,000 का है तो उसका 40,000 रुपए का टिकट होता है। क्या आपको नहीं लगता कि एमपीज को इकोनॉमी क्लास में देना चाहिए टिकट? इकोनॉमी क्लास की जगह बिजनेस क्लास में अगर देश के सांसदों को आप टिकट दे रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? क्या इसको कम नहीं करना चाहिए था? क्या ये अय्याशी नहीं है प्रोफेसर साहब? नहीं, देखिए सरकार का ये सोचना है कि देखिए अगर किसी जज के घर में 50 करोड़, 15 करोड़, 200 करोड़ रुपए मिले तो उसका दंड केवल इतना है कि उनका ट्रांसफर हो जाए। सरकार का यह कहना है कि अगर किसी गरीब आदमी के अंदर 60,000 रुपए भी उसके बैंक अकाउंट में चला जाए तो उसको जेल जाने की आवश्यकता है। सरकार का यह मानना है कि अगर पूंजीपति के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाएं
वो ठीक है भाई, उनके यहाँ रिस्क होती है, बिजनेस चलाते हैं, चल जाता है तो खाते हैं, नहीं चलता है तो सरकार उसका ऋण माफ कर देती है। लेकिन जो 1 लाख रुपए का ऋण लेता है, अगर वो वापस नहीं कर पाता तो या पेड़ पे लटकता है या सल्फास खाता है। देखिए, सरकार का यह मानना है कि हमारे देश के अंदर 2 प्रकार के वर्ग हैं। सरकार को, जो गांधी जी ने कहा था, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि सरकार का एकमात्र काम है, एकमात्र, गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना। और आज के तारीख में जो सरकार की नीतियां हैं वो केवल अमीरों को गरीबे के शोषण करने के लिए स्वतंत्र खुले हाथ की छूट देना। इसीलिए वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको तो सुविधा देते हैं। बताइए, हमसे कम कॉर्पोरेट टैक्स देता है, हम टैक्स ज्यादा देते हैं। हम मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 30,000 रुपए उसमें टैक्स दे देते हैं। और जब वो एक तो लोन लेता है, लोन, अच्छा, हमसे कम इंटरेस्ट पे पैसा जमा कराते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट पे उन्हें पैसा देते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट होता है तो वो खूब पैसा कमाता है, 100 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का हो जाता है, और अगर नुकसान होता है तो ऋण माफ कर देते हैं। तो हम ही तो पैसा देते हैं जो उनको दिया जाता है। चलिए, खैर, बिजनेस क्लास पे मेरा ये मानना है कि बिजनेस क्लास का टिकट सांसदों को, जो दरअसल जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको बिजनेस क्लास के ठाट देना, ये एक तरह की अय्याशी ही मैं कहूँगा, एक तरह का ऐश है, और इस मुझे लगता है कि इकोनॉमी क्लास देनी चाहिए। एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ प्रोफेसर साहब, क्या आपको लग रहा है कि मंदी धीरे-धीरे बढ़ रही है? क्या मार्केट का हाल ठीक नहीं है? क्या ये खबर ठीक है कि मोटरसाइकिल हो, कार हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, ये सामान नहीं बिक रहा, फ्लैट नहीं बिक रहे? क्या मार्केट की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है? दीपक जी, ये तो होना ही था, ये तो होना ही है। कारण क्या है कि अगर जो लोगों को मोटरसाइकिल खरीदनी है, जिसको ईएमआई भरनी है, जिसको उपभोक्ता की चीजें खरीदनी है और इंडस्ट्री को बूस्ट देना है, उसके हाथ में पैसा नहीं है, और जिसको आप छूट दे रहे हैं, जिसको आप पैसा दे रहे हैं, वो फैक्ट्रियां खड़ी नहीं इसलिए कर सकता कि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। जिसकी तनख्वाह बढ़ रही है, जिसकी इनकम बढ़ रही है, इसलिए वो सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, और सप्लाई इसलिए भी नहीं बढ़ा सकता क्योंकि डिमांड नहीं है। और हम लोगों की, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की, क्योंकि डिमांड नहीं हम क्रिएट की जा रही है, तो ये जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो गया है। जैसे पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि अगर देश के गरीब से गरीब आदमी को 10,000 रुपए महीना मिल जाए, आपके देश की जीडीपी 20% हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी फिर हर चीज खरीदेगा। आज के तारीख में केवल कुछ लोग ऐसे हैं, और वो भी शेयर मार्केट में जब उनको चोट लगी तो उनकी भी परचेजिंग कम हो गई, उनकी भी डिमांड कम हो गई। तो अगर मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होगी तो जो इंडस्ट्री है, जो सप्लायर है, वो दाम बढ़ाने के अलावा वो प्रॉफिट अपना नहीं बढ़ा सकता। इसलिए वो क्या करता है, बिस्किट के साइज छोटे कर देता है, हर चीज के साइज छोटे कर देता है। यूरिया का जो बैग हुआ करता था, जो 50 किलो का होता था, वो 45 केजी का हो गया, अब वो 40 केजी का होने वाला है। इसका मतलब है दाम वही रखेंगे और 50 केजी के यूरिया को 40 केजी कर देंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। और जनता इन चीजों का ध्यान देने के बजाय जिस चीज पे जनता का अधिकार है, वोट तो जनता का लेंगे, वोट तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास का लेंगे, और सुविधाएं आप हायर इनकम ग्रुप को देंगे। तो आपने जो कहा अय्याशी है, वास्तविकता में पैसे वालों का, धनाढ्य लोगों का, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी नीतियों के बिल्कुल विरुद्ध नीति सरकार की है। जी। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं करूंगा। ये सवाल मैंने वरुण गांधी से किया था, संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी, उनसे मैंने सवाल किया था कि भाई, आप लोगों के तो बड़े ठाठ हैं, और मैं बड़ा शर्मिंदगी की मुझे सामना करना पड़ा वरुण गांधी से। वरुण गांधी ने कहा कि दीपक जी, आपकी गलतफहमी है, आज तक मैं तनख्वाह अपनी नहीं लेता हूँ, मेरी तनख्वाह मेरी कंस्टिट्यूंसी में गरीबों को जाती है। क्या आपको लगता है कि, चलिए भाई, वरुण गांधी तो अब सांसद भी नहीं है, क्या आपको लगता है कि सांसदों को कुछ पहल करनी चाहिए कि भाई, हम अपनी जो तनख्वाह है, भले ही मोदी सरकार ने हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, हमारे पर्क्स बढ़ा दिए, हमको बिजनेस क्लास दे रहे हैं, हमें बड़ी बड़ी कोठियां दे रहे हैं, हमें जो है स्टेशनरी के भी हजारों रुपए मिल रहे हैं, हमें जो है पीए रखने के भी हजारों रुपए मिल रहे हैं, हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल रही है, हमें कमांडो मिल रहे हैं, हम पूरी मौज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ सांसदों को ये जो जितनी सुविधाएं हैं, अगर ये अपने गरीब लोगों में बांटे अपनी कंस्टिट्यूंसी में, तो क्या एक अच्छी पहल हो सकती है? इस पर आपका राय क्या है? देखिए दीपक जी, आपने महात्मा गांधी के बारे में तो पढ़ा, और देश की जनता ने भी पढ़ा। पोरबंदर में जहां उनका जन्म हुआ था, वो स्थान में देखने गया।
महात्मा गांधी एक अच्छे परिवार के, समृद्ध परिवार के थे और एक वकील थे और सफल वकील थे। एक धोती में क्यों चलते थे, एक चप्पल में क्यों चलते थे, और गरीबों की तरह क्यों चलते थे, और थर्ड क्लास में क्यों चलते थे? वो अच्छी फर्स्ट क्लास भी अफोर्ड कर सकते थे, वो सारी सुविधाएं और सूट पहनना भी अफोर्ड कर सकते थे, 10 लाख का सूट भी पहन सकते थे। उनका ये सिद्धांत था कि भाई जब तक देश के लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, अच्छे मकान नहीं होंगे, तब तक मैं वो नहीं पहनूंगा जो मेरे देशवासियों को नहीं मिलता। ये उनके आदर्श थे। आपने ग्रोक ने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार ने अपनी 98% संपत्ति देश को दान कर दी। और आपको पता है कि जब विनोबा भावे का भूदान आंदोलन चला था, बड़े बड़े पूंजीपति जमींदारों ने अपनी जमीन दान कर दी थी, जिसे दलित और बाकी एससी एसटी के बीच में बांटा गया था। एक आदर्श स्थापित करने की बात थी। लेकिन आज के तारीख में देखिए, जिसके पास पैसा है और जिसके पास ताकत है, वो आदमी जिसके पास नहीं है उसको एक्सप्लॉइट करता है, और सरकार उसको बचाने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करती। यही खतरे का संकेत है। मेरा जो सवाल है कि अगर हालात यही रहे कि 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन खा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई भी बढ़ रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते चले जा रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, फैक्ट्री कारखाने आधे बंद हैं, अगर ऐसी स्थिति है और ये स्थिति अगर ऐसी ही रहती है, तो आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है, आम आदमी जिसकी तनख्वाह या जिसकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है या 25-30 हजार रुपए, इसका हाल क्या होने वाला है? देश का हाल क्या होने जा रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, देश का हाल अभी भी बहुत ज्यादा बदहाल है। गरीब वर्ग का, मध्यम वर्ग का, अमीर वर्ग का बहुत अच्छा है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और अगर इसी प्रकार से, अगर अमेरिका जो सैंक्शन लगाने वाला है, अगर वो सैंक्शन नहीं लगाया तब तो देखिए गनीमत है। अगर उसने सैंक्शन लगाया तो उसके बाद टैरिफ जो लगाया, अगर उन्होंने हमारे ड्यूटीज जो हैं उसमें हेरफेर किया, एक तो हमारे देश की आमदनी कम हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट इनकम कम हो जाएगी, हमारे लोगों को जिस प्रकार से वापस भेजा जा रहा है तो हमारे देश के अंदर एक बर्डन बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयड लोग वैसे ही बहुत जाते हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमारी डिपेंडेंस जो है वो चीन पे बढ़ती चली जा रही है, और चीन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। तो देखिए, अभी तो असली खतरे जो आपको पता चलेंगे, जो हमारा आपका सबसे अच्छा डिस्कशन होगा वो होगा 4 अप्रैल को। जब 4 अप्रैल को यह पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, हम लोग पहले भी ये बात कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये निर्णय, ये वो हर जगह टैरिफ लगा रहा है, ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा खराब है। उनकी और यही हुआ, उनकी इकोनॉमी खराब होने की वजह से कनाडा ने उनका परचेजिंग कम कर दिया, बाकी देशों ने परचेजिंग कम कर दिया, भारत ने नहीं कम किया। भारत तो बल्कि ये कह रहा है कि आप जो चाहे कर लें, जहां चाहे टैक्स बढ़ा दें, घटा दें, हम घटा लेते हैं, आप बढ़ा लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम उन पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी अगर इफेक्ट होती है तो भारत की इकोनॉमी इफेक्ट होती है, भारत की इकोनॉमी इफेक्ट होती है तो पूरे विश्व की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। तो म्यूचुअली अगर हम लोग एक समन्वयन बना के, पूरे विश्व के लोग आपस में आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे और हर देश अपनी बात करेगा, अपना राग, अपनी ढपली बजाएगा, तो उसके बाद विश्व की आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो जाएगी। कनाडा में भी रिसेशन आने वाला है, यूरोप के अंदर हालत बुरी है, अमेरिका के अंदर हालत बुरी है, इंडिया के अंदर हालत बुरी है। सबसे ज्यादा इस समय फायदे की पोजीशन में अगर कोई है तो चीन है। चीन, तो हम नहीं चीन फायदे की स्थिति में, और मुझे लगता है जितने फायदे की स्थिति में चीन है, उतनी ही ज्यादा जो है हालत हिंदुस्तान की खराब है। और एक वार्निंग जो है प्रोफेसर साहब ने दी है कि अगर यही कुछ रहा और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अप्रैल को ये जो टैरिफ हैं, ये जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता उन्होंने ये टैरिफ बढ़ा दिया तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। खैर ठीक है प्रोफेसर साहब, अब मोदी जाने, उनके सांसद जाने, उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जाने। खैर अब मोदी जी अगर खुद जहाज पे चल रहे हैं खरबों रुपए के, लंबी लंबी गाड़ियों में ऐश कर रहे हैं, तो भाई सांसदों की तनख्वाह अगर बढ़ा दी 24% तो क्या है, देश तो अनाज पे चल ही रहा है, फ्री अनाज पे। प्रोफेसर साहब आप आए, आपने आंखें खोली और एक वार्निंग दी है कि धीरे धीरे देश मंदी की चपेट में घिरता चला जा रहा है और स्थिति अगर ऐसी ही रही तो आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि दोस्तों कमर कसने का वक्त आ गया है और थोड़ा सा अपने बजट को भी थोड़ा सा बहुत ही संभल कर अपने पैसे को इस्तेमाल करिए फिलहाल कुछ महीनों के लिए या कुछ समय के लिए। प्रोफेसर साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।